बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें हम दो तरह की पॉलीमर डिग्रेडेशन को स्टडी करेंगे। एक है अल्ट्रासोनिक डिग्रेडेशन और सेकंड है हाई एनर्जी रेडिएशन डिग्रेडेशन। स्टार्ट हम करते हैं अल्ट्रासोनिक से। रिमेंबर दैट अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो हैं उनको हम साइलेंट साउंड्स भी कहते हैं। अब साइलेंट साउंड का मतलब ऐसी आवाज़ जो हमें सुनाई ना दे। असल में हमारे जो ह्यूमन ईयर्स हैं वो 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की जो आवाज़ है वो हमारे लिए एडिबल नहीं है, ऑडिबल नहीं है, मतलब हम उनको सुन नहीं सकते। क्योंकि ये नॉन ऑडिबल साउंड्स हैं इसलिए हम इनको साइलेंट साउंड्स कहते हैं या अल्ट्रा साउंड्स कहते हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होना दर हकीकत इनकी हाई एनर्जी या उनके हाई एनर्जेटिक होने की निशानी है। एज फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनकी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से होता कुछ यूँ है, जब किसी पॉलीमर को हम किसी सोल्यूशन फॉर्म में हमारे पास एक पॉलीमर का बल्क पड़ा है, जैसे उसमें से हम अल्ट्रासाउंड गुजारते हैं, अल्ट्रासोनिक्स जो साउंड्स हैं वो गुजारी जाती हैं या अल्ट्रासोनिक्स गुजारी जाती हैं, वो रेस जो हैं अल्टीमेटली वो जो चेन्स होती हैं या वो जो सेंट्रल बैकबोन ऑफ द पॉलीमर होती है, अब इन अल्ट्रासोनिक्स की वजह से वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। अल्टीमेटली वाइब्रेट करते करते इस हद तक वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है कि जो पॉलीमर है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, पॉलीमर टूटने शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली हमें नज़र आएगा आफ्टर सम टाइम दैट द मोलेकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर इज़ डिक्रीज्ड, वो पहले से कम हो चुका है, जो कि पॉलीमर डिग्रेडेशन की निशानी है। इंटरेस्टिंगली ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो हैं इनके ज़रिए पॉलीमर को डिग्रेड करना, ये बिल्कुल मिलता जुलते हैं मैकेनिकल डिग्रेडेशन से। तो मैकेनिकल डिग्रेडेशन में भी हम उसको मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं चेन को, चेन ब्रेक हो जाती है, अल्टीमेटली वी कैन से जो पॉलीमर है वो डिग्रेड हो जाता है। अल्ट्रासोनिक्स भी यही काम करती हैं, ये भी एक टाइप की मैकेनिकल डिग्रेडेशन ही है, बस ये प्रॉपर मैकेनिकल होने की बजाय ये वाइब्रेट करती है और उसको शेक करती है चेन को और अल्टीमेटली चेन को तोड़ देती है। कदरे मुश्तरक चीज़ें होंगी अल्ट्रासोनिक्स में और जो मैकेनिकल स्ट्रेस है या मैकेनिकल डिग्रेडेशन में कुछ चीज़ें बहुत मैच करती हैं। मसलन चाहे मैकेनिकल डिग्रेडेशन है चाहे अल्ट्रासोनिक डिग्रेडेशन है, दोनों में एक चीज़ मुश्तरक ये है, एक दफ़ा जैसे स्ट्रेस अप्लाई की पॉलीमर ने टूटना शुरू कर दिया, बट एक वक्त आएगा उसके बाद आपको मज़ीद मोलेकुलर जो वेट है पॉलीमर का उसमें फ़र्दर आपको कमी होती हुई महसूस नहीं होगी। ऐसा ही मैकेनिकल में होता है, स्ट्रेस में, मैकेनिकल डिग्रेडेशन में, यही अल्ट्रासोनिक डिग्रेडेशन में होता है। एक और चीज़ वो ये है, जो लो मोलेकुलर वेट पॉलीमर्स होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होते, और जो हाई मोलेकुलर वेट होते हैं वो चाहे मैकेनिकल स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हैं चाहे अल्ट्रासोनिक स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो हाई मोलेकुलर वेट होते हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मैं यहाँ पे आपको ग्राफिकली एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस में मेरे पास विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर यानी विस्कोसिटी एवरेज जिसको हम कहते हैं। ये एक दर हकीकत ये पॉलीमर वेट के बारे में ही है, मोलेकुलर वेट जो होता है पॉलीमर का उसी के रिलेटेड है। आगे अगले चैप्टर में मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, चार तरह से हम पॉलीमर के वेट की बात कर रहे होते हैं। ये एक भारी मॉलिक्यूलर जो वेट रखने या ज़्यादा लार्ज मोलेकुलर वेट पॉलीमर है या भारी पॉलीमर है, ऊपर वाला नीचे वाला कम। ये मैंने दो पॉलीमर को स्केच किया है। देखें जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी अल्ट्रासोनिक वेव्स की, ये वेट कम होता है इस पॉइंट पे आ जाएगा। उस पॉइंट के बाद अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों पॉलीमर की जो मैस है या मोलेकुलर वेट है उस पर कुछ ज़्यादा असर होता हुआ हमें महसूस नहीं होता। दिस लाइन बिकम्स फ्लैट। ये दोनों ही चीज़ें कदरे मुश्तरक हैं मैकेनिकल में और अल्ट्रासोनिक डिग्रेडेशन में। और फिर ये देखें ज़्यादा जो मैस में डिफरेंस आया है वो लार्ज मोलेकुलर वेट पॉलीमर में है और थोड़ा कम के अंदर है।
सो ये था अल्ट्रासोनिक डिग्रेडेशन, जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी क्वाइट मैचिंग थी विद मैकेनिकल डिग्रेडेशन। अब हम बात करेंगे हाई एनर्जी रेडिएशन। सिंपली एक डिग्रेडेशन होती है यूवी लाइट की मौजूदगी में, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में पॉलीमर डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन को इस्तेमाल करें तो उसका मतलब ये होगा हम ज़्यादा डिग्रेड कर सकते हैं ज़्यादा जल्दी के साथ, और मोलेकुलर वेट बहुत हद तक कम कर सकते हैं पॉलीमर के। ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे एक छोटी बॉल को आप शीशे के ऊपर मारें, शीशे की शीट के ऊपर, ग्लास शीट के ऊपर एक भारी बॉल को मारें, या एक को आहिस्ता से मारें, उसी बॉल को तेज़ से मारें, यानी तेज़ी के साथ मारें या ज़्यादा ज़ोर से हिट करें। अल्टीमेटली जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतने ज़्यादा टुकड़ों में तकसीम करेगी उस शीट को, या ग्लास शीट जो होगी वो स्मैश होगी ज़्यादा पीसेस में। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप हाई एनर्जी रेडिएशन, जैसे हमारे पास एक्स रेज़ हैं, बीटा रेज़ हैं, गैमा रेज़ हैं, अल्फ़ा रेज़। अल्फ़ा रेज़ तो हीलियम पार्टिकल्स होते हैं, बीटा रेज़ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम होती है, एक्स रेज़ के बारे में और गैमा रेज़ के बारे में प्रोडक्शन हमने पढ़ी हुई है फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। अल्टीमेटली जब ये हाई एनर्जी रेडिएशन जो है जब ये टकराती हैं किसी पॉलीमर के ऊपर, कॉन्ट्रेरी टू यूवी, अल्ट्रावायलेट के बरक्स वो एक टिपिकल मेथड से ब्रेक डाउन करता है। हम अगले लेक्चर में उसी को स्टडी करेंगे, यूवी जो रेडिएशन है जिसको हम फोटो रेडिएशन कहते हैं। लेकिन ये जो हाई एनर्जी रेडिएशन है ये पॉलीमर को बहुत ही छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देती हैं, ये स्मैश कर देती हैं पॉलीमर को छोटे छोटे टुकड़ों में। और उसके बाद एक और बात बताता चलो, ये जो हाई एनर्जी रेडिएशन है ये सिर्फ पॉलीमर को छोटे टुकड़ों में तकसीम नहीं करती, यहाँ पे दो किस्म के प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक तो चेन टूट रही होती है, चेन स्मैशिंग हो रही होती है, छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें वेट कम होता हुआ महसूस होगा। अल्टीमेटली कुछ ऐसे पॉलीमर हैं जिसमें उल्टा असर होना शुरू हो जाता है। जैसे आप हाई मोलेकुलर वेट हाई एनर्जी रेडिएशन टकराएंगे, उनके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, बजाय इसका उनका मैस कम हो वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो हाई एनर्जी होती है कभी कभी पॉलीमर को तोड़ने की बजाय क्रॉस लिंकिंग करना शुरू कर देती है। यानी पहले तोड़ेगी ये पार्ट्स को, फिर यही पार्ट्स मिलके क्रॉस लिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली चाह ये हम रहे होते हैं कि मैस कम हो जाए, हमें मोलेकुलर वेट बढ़ता हुआ नज़र आता है। मैं यहाँ पे उन पॉलीमर्स की एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऐसे पॉलीमर जिनमें बॉन्ड ब्रेक होता है और मोलेकुलर वेट कम होती है, उनमें पॉलीआइसोब्यूटीन है, ब्यूटाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन है, सेलुलोज है, पॉलीमिथाइल इक्राइलेट है, पॉली अल्फ़ा मिथाइल स्टायरीन है। ये वो पॉलीमर्स हैं जिनके ऊपर जब हाई एनर्जी रेडिएशन स्ट्राइक करेगी तो ये छोटे छोटे पीसेस में तकसीम होंगे और मोलेकुलर वेट ऑफ पॉलीमर डिक्रीज़ होगी। जबकि पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीमाइड्स, पॉलीइक्राइलेट्स, पॉलीआइसोप्रीन्स, पॉलीब्यूटाडाइन्स, ये वो पॉलीमर्स हैं जैसे आप इनके ऊपर हाई एनर्जी रेडिएशन गिराएंगे इनमें क्रॉस लिंकिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे क्रॉस लिंकिंग होना शुरू होगी तो थोड़ी देर के बाद आपको फील होगा, इंस्टेनियसली तो आपको फील हुआ कि फौरी तौर पे थोड़ा सा वेट कम हुआ, बट अल्टीमेटली उसके फ़ौरन बाद वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और हाई मोलेकुलर वेट पॉलीमर ये क्रॉस लिंकिंग की वजह से बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे पास पॉलीइथाइलिन की एग्जांपल है जिसमें क्रॉस लिंकिंग होती है। अब क्रॉस लिंकिंग कैसे होती है? यह मेरे पास पॉलीइथाइलिन है, जैसे ही आपने इसके ऊपर हाई एनर्जी रेज स्ट्राइक की, इनमें से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होती है। पहले ये दोनों हाइड्रोजन रेडिकल मिलके H2 गैस यानी H2 गैस रिलीज़ होगी। H2 गैस रिलीज़ होने की सूरत में इन दोनों जो पॉलीमर चेन्स होती हैं उनके ऊपर रेडिकल पॉइंट बनना शुरू हो जाते हैं। पॉलीइथाइलिन की जो डिफरेंट चेन्स होती हैं, याद रखें पॉलीमर एक चेन पे मुश्तमिल नहीं होता, लाखों करोड़ों चेन्स जो होती हैं डिफरेंट लेंथ की उसके अंदर मौजूद होती हैं उस बल्क के अंदर। तो 2 चेन जो है उनमें जैसे रेडिकल बनते हैं हाइड्रोजन के रिलीज़ होने से फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू वाया हाई एनर्जी रेडिएशन, ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं पॉइंट्स। और ये देखें 2 चेन्स के दरमियान क्रॉस लिंकिंग होगी। इसी तरह इसकी अगले कुछ चेन्स के साथ, इसकी और चेन्स के साथ करते करते एक बहुत बल्कि आपको कंपाउंड मिलेगा, एक बल्कि पॉलीमर मिलना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली हम चाहते थे कि डिग्रेडेशन हो जाए या मैस कम हो जाए, मैस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है।
विद द रिलीजिंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। अब मैं दूसरी एग्जांपल दूंगा जिसमें मोलेकुलर वेट कम होता है। ये मेरे पास पॉलीआइसोब्यूटाइलिन है, ये सारा स्ट्रक्चर है पॉलीआइसोब्यूटाइलिन पॉलीमर का। जैसे इनके ऊपर रेडिएशन होती है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप इसके एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। जब यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन होगी यानी ये CH3 रेडिकल बन जाएगा। मैं इसको यूँ बना देता हूँ, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है रेडिएशन से, ये रेडिकल और ये रेडिकल। इधर एक H ब्रेक होता है, ये रेडिकल और ये रेडिकल। ये दोनों रेडिकल आपस में मिलके मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, CH4। तो यहाँ से जैसे ही मीथेन एब्स्ट्रैक्ट होगी, ये दोनों होमोलिटिकली बॉन्ड बनाते हुए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये अल्टीमेटली डंपिंग हो गई, कुछ पार्ट्स निकल गए, मोलेकुलर वेट नीचे आना शुरू हो गया। सो पॉलीआइसोब्यूटाइलिन की मैंने एग्जांपल दी। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ने हमें हेल्प आउट किया ये बताने में कि मीथेन का मॉलिक्यूल या मिथाइल ग्रुप रेडिकल जो CH3 वो भी रिलीज़ हो रहा है, और डबल बॉन्ड की प्रेजेंस भी हमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी दे देती है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल करते हुए हम इस स्ट्रक्चर की वैलिडिटी जांच सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये काम होता है पॉलीआइसोब्यूटाइलिन में। सो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दी, ऊपर वाली जिसमें इंटरलिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है, मोलेकुलर वेट हाई होता है, और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स के निकलने से मोलेकुलर वेट नीचे आती है, या जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज होती है। अब मैं पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट की बात करूँगा। ये इसका करैक्टर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। मसलन पहले ये वेट लूज़ करता है पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, क्योंकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसे मॉलिक्यूल उसमें से रिलीज़ होते हैं। फिर पॉलीमर जो है येलो कलर से रेडिश ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, यानी अपना कलर चेंज करना शुरू कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे ये येलो होगा, हाई टेम्परेचर करेंगे तो रेडिश ब्राउन होना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर तो इसको हम रखेंगे स्पेस के अंदर, यानी यहाँ पे हवा नहीं होगी, तो ये अपना कलर रिटेन रखेगा। लेकिन अगर आप इसे हवा में ले जाएंगे ना, रूम में ले जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये फ़ौरन डीकलराइज होना शुरू हो जाता है। अब डीकलराइज रूम टेम्परेचर पे तो स्लोली डीकलराइज होता है, यानी साइड्स से इसका डीकलर ये होना शुरू हो जाएगा और सेंटर की तरफ डीकलर होता हुआ आएगा, कलराइज होता हुआ आएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में 25 की बजाय 80 डिग्री पे ले जाएं, मतलब हाई टेम्परेचर पे ले जाएं उसको, तो एकदम से डीकलराइजेशन हो जाती है। मतलब डीकलराइजेशन स्पीड इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज। उसकी वजह क्या है? टेम्परेचर हाई करने से जो ऑक्सीजन हवा में मौजूद है उसके रेडिकल्स बनते हैं, और ये जो इस तरह के छोटे छोटे रेडिकल्स बन रहे होते हैं, ये तो प्रॉपर मॉलिक्यूल हैं, बट शुरू में जो रेडिकल्स बन रहे होते हैं चेन के अंदर, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा तेज़ी के साथ रेडिकल्स बनते हैं। ऑक्सीजन इन रेडिकल्स को डंप कर देती हैं। जैसे ये रेडिकल्स डंप होते हैं, अल्टीमेटली वो डीकलराइज नहीं होता, उसका कलर रिटेन्ड रहता है पॉलीमर का। लेकिन अगर आप स्पेस के अंदर लेके जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती और डंप नहीं होते रेडिकल्स, तो वहाँ पे जो उनका कलर है वो रिटेन्ड रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। सो ये था ऑल अबाउट हाई एनर्जी रेडिएशन, डिग्रेडेशन एंड अल्ट्रासोनिक डिग्रेडेशन। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।